ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग चैप्टर खत्म कर चुके हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड चैप्टर बिजनेस स्टडीज। और आज हम इस चैप्टर के समरी को देख लेते हैं, इससे समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर स्टेटमेंट्स ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ which act as the guidelines for taking managerial actions and decisions। तो इस मीनिंग को हम लोगों ने पहले समझा था, वहां से हम लोगों ने फिर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को पढ़ा। इसको हालांकि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, इसलिए उस समरी में मैं उनको शामिल नहीं कर रहा हूं। और इसके बाद हम लोग आगे इस चैप्टर में हमने पढ़ा हेनरी फायोस के क्या प्रिंसिपल्स आए जनरल मैनेजमेंट के लिए। 14 प्रिंसिपल्स आए। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा टेलर्स के साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कौन से थे, प्रिंसिपल क्या थे, टेक्निक क्या थी, इसको हम लोगों ने पढ़ा और समझा। आइए इस आज की क्लास में हम लोग इसको समराइज कर लेते हैं वन बाय वन, जिससे कि ये पूरी चैप्टर आपको एक बार समझ में आ जाए फिर से एक बार। तो हम लोगों ने फायोस के जो प्रिंसिपल्स में 14 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि ये क्लासिफाइड होना चाहिए, इसे स्पेशलाइजेशन आएगा, काम को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाए। तो इसी डिवीजन ऑफ वर्क को हम लोगों ने टेलर के मैनेजमेंट प्रिंसिपल में भी आगे पढ़ा है, जहां उन्होंने टेक्निक दी है फंक्शनल फोरमैनशिप की, जिसको कि कहा जाता है कि ये एक्सटेंशन ऑफ द डिवीजन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क है। इसमें इन्होंने ये व्यवस्था दी है कि एक फैक्ट्री में अगर काम हो रहा है तो 2 डिपार्टमेंट्स बना दिए जाएं, प्लानिंग और प्रोडक्शन, और दोनों अलग अलग हिस्से हो। प्लानिंग में 4 इंचार्जेस होंगे और वो रूट क्लर्क के रूप में होंगे, टाइम क्लर्क के रूप में होंगे, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क के रूप में होंगे और डिसिप्लिनरियन होंगे। तो ये लोग प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्लानिंग इंचार्ज को रिपोर्ट करेंगे। और दूसरा हिस्सा होगा प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन में भी 4 लोग होंगे, एक गैंग बॉस होंगे जिनका काम होगा कि सभी टूल्स, इक्विपमेंट्स, मशीनरी सबको ऑर्गेनाइज करके तैयार रखना। दूसरे स्पीड बॉस होंगे, उनका ये काम होगा कि उनको ये देखना है कि टाइम पे प्रोडक्शन हो जाए, जो प्रोडक्शन की जो टारगेट्स हैं वो फुलफिल हो जाए, जितना काम होना चाहिए वो हो जाए। तीसरे उसमें प्रोडक्शन में हो गया रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस एक ऐसे पर्सन है जिनका काम है ब्रेकडाउन को देखना, ये देखना कि मशीनें खराब ना हो, टाइमली उनकी सर्विस हो जाए, वो सही तरीके से काम करती रहे। और प्रोडक्शन में एक चौथे उन्होंने इंस्पेक्टर को रखा, जिनका ये काम है ऑर्डर में सब कुछ चीजें चल रही हैं। जैसे वहां डिसिप्लिनरियन है प्लानिंग में, उनका काम है कि चीजें ऑर्डरली और सिस्टमैटिक हो रही हैं या नहीं हो रही है, उसको इंश्योर करना। तो वहीं प्रोडक्शन में जो इंस्पेक्टर है, उनका प्रोडक्ट क्वालिटी को चेक करना, ये देखना कि प्रोडक्ट की क्वालिटी सही है कि नहीं है। ये तो इस तरीके से हमने डिवीजन ऑफ वर्क को भी समझ लिया और टेलर के फंक्शनल फोरमैनशिप को भी समझा। फंक्शनल फोरमैनशिप किस तरीके से डिवीजन ऑफ वर्क का एक्सटेंशन है, ये हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा। फायोल के दूसरे प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें बताया गया कि अथॉरिटी मीन्स पावर। अगर अथॉरिटी दी जा रही है किसी वर्कर को तो उस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अथॉरिटी दी गई और रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई है ही नहीं। अथॉरिटी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर दी गई है तो उसको फुलफिल करने के लिए सर्टेन अमाउंट की जो अथॉरिटी है वो भी होनी जरूरी है। तो ये बताया गया अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जिसमें कि फाइनल बात ये निकल के आई कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसकी डिटेल लेक्चर आप लोगों ने देखी है, उसको अब हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। डिसिप्लिन एक ऐसा टर्म है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस में रिक्वायर्ड है। यहाँ तो फंक्शनल फोरमैनशिप में एक डिसिप्लिनरियन की ही बात की गई, फिर दूसरी तरफ इंस्पेक्टर की बात की गई। तो डिसिप्लिन होना जरूरी है, इसके बारे में बहुत ज्यादा हम लोगों ने बात करने की जरूरत यहाँ नहीं है, आप समझ रहे हैं इसको। यूनिटी ऑफ कमांड में बताया गया कि देयर शुड बी अ पर्सन, एक वर्कर के लिए एक बॉस होने चाहिए। देयर शुड बी वन रिपोर्टिंग अथॉरिटी फॉर ईच एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनिटी ऑफ कमांड है। यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट होता है एक तरीके से टेलर के प्रिंसिपल में। जब आप आते हैं तो वहां फंक्शनल फोरमैनशिप में ही
8 बॉसेस बताए गए हैं, तो वर्कर्स 8 बॉस अलग अलग बॉसेस को रिपोर्ट कर रहे हैं या उन्हें इंस्ट्रक्शंस पे मिल रहे हैं। तो ये थोड़ा एक तरीके से यहाँ वायलेट हुआ, लेकिन दोनों ही प्रिंसिपल्स, एक जनरल मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, एक साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, तो दोनों के बीच के डिफरेंसेस को हमें इस समरी में आज समझना है। तो यूनिटी ऑफ कमांड आप समझते हैं कि 1 एम्प्लॉय विल रिपोर्ट टू 1 बॉस। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है कि एक टीम है, टीम में सभी लोगों को एक डायरेक्शन में काम करना है। द डायरेक्शन ऑफ ईच डिपार्टमेंट, एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के दिशा में ही सबको काम करना है, यही यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यहाँ इस चीज को सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट में समझने की जरूरत यह है कि यहाँ पे निजी जो उद्देश्य हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के तरफ ही अगर होंगे तो वो बेहतर होगा। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज को अपने निजी इंटरेस्ट के फुलफिलमेंट पे कम ध्यान देके जो ऑर्गेनाइजेशन का जनरल इंटरेस्ट है उसका ध्यान रखना ज्यादा आवश्यक होता है, तभी जाकर ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर काम हो पाएगा। तो ये सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट में ये बातें हम लोगों ने पढ़ी थी। रेम्यूनरेशन के बारे में बात की गई, जहां यहाँ पे टेक्निक दी गई टेलर के द्वारा, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। यहाँ पे एक सैद्धांतिक बात की गई। रेम्यूनरेशन में ये कहा गया कि जो भी सैलरीज फिक्स्ड हो वो कॉम्पिटिटिव हो, वो मिनिमम वेजेस एक्ट का ध्यान रखते हुए किए जाए। जहां पे भी वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है वहां पे गवर्नमेंट ने क्या रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं मिनिमम वेजेस के लिए, इसका ध्यान रखना। साथ ही साथ लिविंग स्टैंडर्ड ठीक हो, सस्टेनेबल हो, इतनी सैलरी जरूर पे की जाए जिससे कि एक सस्टेनेबल लाइफ, बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल किया जा सके। ये रेम्यूनरेशन में हम लोगों ने पढ़ा था। साथ साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि उसी काम को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन उस काम के लिए क्या पेमेंट करते हैं, तो सैलरी को कॉम्पिटिटिव भी होना चाहिए। ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी थी। इसके बाद हम लोग अगले प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, जहां पे कि हम लोगों ने ये पढ़ा कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये भी ठीक नहीं है कि पूरी तरीके से चीजें सेंट्रलाइज हो, टॉप मैनेजमेंट के पास हो, तो फिर चीजों को मैनेज करने में दिक्कत होगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। बहुत ज्यादा ओवर डिसेंट्रलाइजेशन होना भी ठीक नहीं है। बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन से भी समस्याएं खड़ी होती हैं, वहां पे मिसयूज ऑफ अथॉरिटी होने लगती है। तो इन दोनों चीजों में बैलेंस की रिक्वायरमेंट है। देयर शुड बी अ मिक्स्ड अप्रोच इन द ऑर्गेनाइजेशंस, जहां सेंट्रलाइजेशन भी हो और एक लेवल पे डिसेंट्रलाइजेशन भी हो, दोनों में एक बैलेंस हो। ये हम लोगों ने पढ़ा था। स्केलर चेन में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एक टॉप मैनेजमेंट में वेरियस डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं। एक पिरामिड के एग्जांपल्स हम लोगों ने इसको समझा था कि वहां पे कम्युनिकेशन हायरार्की बेस्ड होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम टू नेक्स्ट लेवल, देन टू नेक्स्ट लेवल, देन टू नेक्स्ट लेवल। तो एक वर्कर को दूसरे डिपार्टमेंट से अगर कोई सवाल पूछना हो, कोई इंक्वायरी करनी हो, तो उसके लिए उसे अपने टॉप तक जाके फिर वहां से वो कम्युनिकेशन दूसरे डिपार्टमेंट में टॉप से बॉटम होते हुए वो सवाल वहां तक पहुंचता है और फिर वो रिवर्स होता है। इसी को स्केलर चेन बोलते हैं। इसी में हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि अगर इमरजेंट सिचुएशन हो, ऐसी कोई स्थिति खड़ी हो जाए जबकि टाइम कम हो, बिल्कुल अर्जेंसी हो, तो गैंग प्लैंक का प्रयोग करते हुए सीधा कम्युनिकेशन भी डेवलप किया जाता है। तो ये स्केलर से चेन में हम लोगों ने पढ़ा। ऑर्डर के विषय में हम लोगों ने पढ़ा, टू कीप द थिंग्स इन ऑर्डर। इक्विटी के विषय में हम लोगों ने पढ़ा कि एक चीजें जो है वो सबको बराबरी के दृष्टिकोण से देखा जाए ऑर्गेनाइजेशन में। अब सबको एक समान तरीके से ट्रीट किया जाए। ये डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम जो टेलर ने टेक्निक दी है उससे थोड़ा सा वैरी करता है। यहाँ एफिशिएंट और इनएफिशिएंट की बात की गई है, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। जहाँ इक्विटी है सबको एक समान तरीके से ट्रीट करना, तो ट्रीट करने का मतलब सैलरी स्ट्रक्चर से नहीं लगाया जाना चाहिए। ये समान अधिकारों से जुड़ी हुई बातें हैं, लेकिन दोनों के बीच के जो बारीक डिफरेंसेस हैं उनको समझना चाहिए। हम लोगों ने समझा इक्विटी हैज टू कम थ्रू म्यूचुअल रेस्पेक्ट। ये तब आएगी जबकि हम लोगों ने एक तरीके का एक ऐसा माहौल कायम किया जहां पे कि सब लोग एक समान हो, जो राइट्स की और जो फैसिलिटीज की बातें आती हो
एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, वहां पे इक्विटी की बात हम लोगों ने ये की थी। तो इक्विटी जरूरी है, इससे हार्मोनियस एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। डिफरेंशियल वेज सिस्टम एक अलग मैटर है, इसका इक्विटी से बहुत ज्यादा संबंध नहीं है, लेकिन कई जगहों पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो सकता है कि अगर इक्विटी की बात की जा रही है तो डिफरेंशियल वेज सिस्टम और इक्विटी दोनों क्या वायलेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बहुत हद तक इसको नजरिए का फर्क है कि आप इसको कैसे देखते हैं, तो ये नजरिया अपनाना पड़ेगा, क्योंकि फिर दोनों अपने अपने जगहों पे सही बातें हैं। डिफरेंशियल वेज सिस्टम ने पर यूनिट जो प्रोडक्शन हो रहा है उस हिसाब से कौन कितना काम कर रहा है, उस हिसाब से इसको तय किया गया है। और इक्विटी एक ऑल टुगेदर अलग बात है। आपने उस लेक्चर को देखा है जहां पे हम लोगों ने बात की कि रिलीजन बेसिस पे, लैंग्वेज बेसिस पे, नेशनैलिटी के बेसिस पे, कल्चरल बिलीफ के बेसिस पे लोगों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो इस कंफ्यूजन को जो हो सकता है उसको मैंने यही दूर कर दिया। फिर भी अगर आपके क्वेश्चंस होंगे तो मैं उसको लूंगा और फिर क्लियर करूंगा। तो ये इक्विटी में हम लोगों ने पढ़ा। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर में, अच्छा, ऑर्डर को हम लोगों ने बताया, संक्षेप में बताया। आपने चूंकि ऑलरेडी वीडियो लेक्चर में इसको देखा हुआ है, टू कीप द थिंग्स इन ऑर्डरली वे, उसके लिए पूरा एक मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ये सारी चीजें हमने ऑर्डर में देखी हैं और यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में, चूंकि हम लोग समराइज कर रहे हैं तो बहुत डिटेल में मैं नहीं जाता हूँ। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर की बात की गई कि कैसे एम्प्लॉय रिटेन किए जाएं, क्या पॉलिसीज अपनाई जानी चाहिए, स्टेबिलिटी क्यों होनी जरूरी है। एक स्टेबल टीम ही बहुत अच्छा काम कर सकती है, क्योंकि एक स्टेबल टीम में सारे टीम मेंबर्स एक दूसरे के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस से वाकिफ होते हैं और एक तरीके से वो बॉन्डेड होते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ये इंश्योर करना जरूरी होता है कि एम्प्लॉइज की स्टेबिलिटी वहां अच्छी हो। लेकिन ये एक चैलेंज है, ये बातें हम लोगों ने की थी। इनिशिएटिव्स की बात की गई थी। जो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव है कि वर्कर्स इनिशिएटिव अगर कोई लेते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। नए आइडियाज के साथ वो अगर आते हैं तो दे शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू कम अप विद न्यू आइडियाज। इससे वो बिलोंगिंगनेस बढ़ती है और इससे वो ऑर्गेनाइजेशन में और बेहतर काम करने की दिशा में आगे मोटिवेट होते हैं। तो ये इनिशिएटिव की बात थी। स्पिरिट डे कॉप्स की बात थी कि अगर काम एक संस्थान में, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, लोगों की स्पिरिट अच्छी हो, वो सब अच्छा फील करें, वहां काम अच्छा होगा। वो एक जिसको एनर्जेटिक एनवायरनमेंट बिल्ड होगा, एक आपस में बहुत ही कोऑपरेटिव और बहुत ही अच्छा वेरी वेरी गुड एनवायरनमेंट इन ऑर्डर विच सपोर्ट्स गुड वर्क। तो ये स्पिरिट डे कॉप्स की बात की गई। हम लोगों ने ये 5 प्रिंसिपल्स को देखा। अब हम लोग आते हैं टेलर प्रिंसिपल्स की तरफ। टेलर के द्वारा जो प्रिंसिपल्स दिए गए उनको साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कहे जाते हैं, क्योंकि इनके प्रिंसिपल्स साइंस के प्रिंसिपल से मिलते हैं। इन्होंने ये हमेशा ये बात कही कि हमें ऑब्जर्व करना है, साइंटिफिक अप्रोच लेना है और साइंटिफिक अप्रोच मैनेजमेंट में लेकर के ऑब्जर्वेशंस के आधार पे डिसीजंस लेने हैं, रूल्स रेगुलेशंस जो फॉर्म करना है, प्रोसेसेस को जैसे डिजाइन करना है, प्रोसेसेस को जैसे स्टैंडर्डाइज करना है, ये सब कुछ साइंटिफिक अप्रोच के साथ होना चाहिए, ना कि किसी मैनेजर के विल, विश, एक्सपीरियंस, इंट्यूशन, यानी इन चीजों के आधार पर नहीं होना चाहिए। ऐसी बातें उन्होंने की। तो इनके 4 प्रिंसिपल्स हैं। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इन्होंने कहा कि हमेशा साइंटिफिक अप्रोच लीजिए, साइंटिफिक अप्रोच लेकर के ही आप किसी भी चीज को फाइनलाइज करें। ये बात इनके द्वारा बताई गई। और इन्होंने ये कहा कि बिल्कुल कोई साइंस का प्रिंसिपल जैसे देख के इवॉल्व होता है, बहुत ऑब्जर्वेशंस के बाद कैलकुलेशंस किए जाते हैं, उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी प्रोसेसेस को तय करते हुए एक साइंटिफिक अप्रोच लिया जाना चाहिए। दूसरा जो प्रिंसिपल दिया गया वो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये बताया गया कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों 2 अलग अलग सेगमेंट्स के रूप में दिखाई ना पड़े, 2 अलग अलग वर्टिकल्स के रूप में दिखाई ना पड़े। दोनों एक दूसरे के प्रति एक एटीट्यूडल चेंज रखें, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के एक दूसरे के साथ बॉन्ड होकर के ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए काम करें।
मैनेजमेंट भी ये सोचे कि वर्कर्स बेटर करेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, और वर्कर्स भी यही सोचें कि अगर हम मैनेजमेंट को सपोर्ट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करेंगे, तभी जाके हमारी ग्रोथ भी है। ये एटीट्यूड जब लेंगे तभी जाके बहुत अच्छा काम होगा, और ये एटीट्यूड लेने से हार्मनी आ जाएगी। हार्मनी का होना बहुत जरूरी है। इसी से दूसरा प्रिंसिपल जुड़ा हुआ है, कोऑपरेशन। जब हार्मनी होगा तो कोऑपरेशन आएगा। कोऑपरेशन का मतलब ये भी है कि टीम वर्क करना है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, तो टीम वर्क करना है, इंडिविजुअल वर्क नहीं करना है। कोई इंडिविजुअल अगर सोचे कि मैं अकेला ही कर लूंगा तो दैट इज नॉट पॉसिबल एंड दैट इज नॉट गुड। ये टेलर के प्रिंसिपल में कहा गया कि हमेशा एम्प्लॉइज को, डिपार्टमेंट्स को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। चौथा प्रिंसिपल जो टेलर के द्वारा दिया गया वो है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। वर्कर्स की लगातार ट्रेनिंग्स हो, उनको इस तरीके से स्किलफुल बनाया जाए ट्रेनिंग के द्वारा, जिससे कि वो अपना काम बेहतर कर सकें, जिससे कि उनकी एफिशिएंसी बढ़े। उनकी जब एफिशिएंसी बढ़ेगी तो उनके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी। प्रॉस्पेरिटी जब उनके लाइफ में आएगी तो ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगा। तो वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल, जो चौथा मैनेजमेंट प्रिंसिपल है टेलर का, उसमें ये बताया गया कि वर्कर्स को लगातार डेवलप करवाना ट्रेनिंग्स के थ्रू, अलग अलग तरह के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू, ये बहुत जरूरी है, तभी ऑर्गेनाइजेशन बेटर काम कर पाएगा। साइंटिफिक टेक्निक्स भी दिए गए टेलर के द्वारा, जो कि जिसके कारण से कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये कैसे अप्लाई किए जाएंगे, ये इन्होंने इलेबोरेट किया। तो इसमें हम लोगों ने मुख्य रूप से 5 प्रिंसिपल्स हैं, 5 टेक्निक्स हैं, सॉरी। तो ये 5 टेक्निक्स, कौन सी टेक्निक्स हम लोगों ने पढ़ी हैं? फंक्शनल फोरमैनशिप, इसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा और मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया आपको थोड़ी देर पहले। तो फंक्शनल फोरमैनशिप में 8 प्रोसेस की व्यवस्था की गई। प्लानिंग और प्रोडक्शन दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए, और इस तरीके से इसको पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज मतलब किया गया। स्पेशलिस्ट बुलाए गए, क्योंकि उनका ये मानना था कि यू नीड इंटेलेक्चुअल पीपल, एजुकेटेड पीपल, एक्सपीरियंस्ड पीपल, स्किलफुल पीपल, ऑनेस्ट पीपल, एंड इट इज डिफिकल्ट कि एक ही पर्सन में आपको ये सारी क्वालिटीज मिले। इसके लिए आप एक्सपर्ट्स बुलाइए और एक्सपर्ट्स को अलग अलग उनके क्वालिफिकेशंस के हिसाब से आप डिपार्टमेंट्स सौंप दीजिए, और तब ये काम बेहतर हो पाएगा। दूसरे टेक्निक में स्टैंडर्डाइजेशन की बात की गई। स्टैंडर्डाइजेशन की जब बात की गई तो उसमें बात की गई कि प्रोडक्ट, पीपल, मशीन, सबको स्टैंडर्डाइज करिए। हर एक स्टेप को, मैनेजमेंट में जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, उन सभी जगहों पे एक साइंटिफिक अप्रोच लेते हुए स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस को अपनाइए। चीजों के जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया कि अगर मशीन है तो मशीन की कॉस्ट क्या है पर आवर, उसकी प्रोडक्शन क्या है पर आवर, उसकी फ्यूल कंजम्पशन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन क्या है, इन सभी चीजों को नोट किया जाए और बिल्कुल क्लैरिटी हो। वैसे ही कोई प्रोडक्ट है तो उसकी साइज क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके वेट और मेजर्स क्या है, इन सभी चीजों को बिल्कुल स्टैंडर्डाइज किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर प्रोडक्ट की आउटपुट आपको स्टैंडर्डाइज चाहिए तो आपको मशीन्स और टूल्स और इक्विपमेंट्स, इनको भी स्टैंडर्डाइज करना होगा। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन में हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद वर्क स्टैंडर्डाइजेशन के बाद आया टेक्निक वर्क स्टडी का। वर्क स्टडी के अंतर्गत हम लोगों ने ये 4 टेक्निक्स को पढ़ा, जिसमें फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। इन चारों में हम लोगों ने पढ़ा कि कोई व्यक्ति कितने घंटे काम करने के बाद थक जा रहा है, इसको साइंटिफिकली ऑब्जर्व करिए और उसी हिसाब से काम के घंटे तय किए जाए, उसी हिसाब से उनको रेस्ट दिए जाए और उसी हिसाब से शिफ्ट्स को डिजाइन किया जाए। दूसरे मेथड स्टडी में काम करने के तरीके की बात हुई कि किस तरीके से काम करना बेहतर है। ये मैनेजर के व्हील से, विश से, एक्सपीरियंस से या इंट्यूशन से तय ना करके साइंटिफिकली ट्राई करिए अलग अलग मेथड्स, और अलग अलग मेथड्स ट्राई करने के बाद जिस मेथड से बेस्ट प्रोडक्ट निकल के आता है और जिसमें कम खर्च होता है, उस मेथड को बेस्ट मेथड मानते हुए उस मेथड को अप्लाई करिए। इसमें मेथड्स ट्राई करने की बात की गई है इस टेक्निक में। जहां तक टाइम स्टडी का प्रश्न है, इसमें यह कहा गया है कि एक काम को, एक स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा, इसको ऑब्जर्व करिए। इसके लिए एक स्टॉप वॉच का प्रयोग करें, नोट करें कि कितना टाइम लग रहा है। कई बार नोट करने के बाद कम से कम 100 टाइम्स उसको नोट करें, फिर उसकी एवरेज टाइम निकालें और तब जाके उस स्पेसिफिक टास्क के लिए
आप टाइम फिक्स करें। तो ये टाइम स्टडी में के टेक्निक में बताया गया है। और मोशन स्टडी की टेक्निक में ये बताया गया कि ये बेसिकली फैक्ट्रीज में एप्लीकेबल है, जहां वर्कर्स काम कर रहे हैं वहां पे मोशन स्टडी में एक असेंबली लाइन का कॉन्सेप्ट टेलर ने दिया, जिसमें कि ये बताया गया कि अननेसेसरी जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं, वेस्टफुल मूवमेंट्स हैं, उन मूवमेंट्स को कैसे कम किया जाए। उन मूवमेंट्स को कम करने के लिए वर्कर्स को ऑब्जर्व किया जाए, हो सके तो उनके मूवमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाए किसी कैमरे से। उसके बाद ये देखा जाए कि कौन सी मूवमेंट जो है वो अनप्रोडक्टिव है, वेस्टफुल है। उन वेस्टफुल मूवमेंट्स को दूर करने के लिए सही मशीनरी, सही इक्विपमेंट, सही टूल्स वहां प्लेस किए जाएं और इस तरीके से मोशन जो है प्रोडक्टिव हो पाएगा। अगर मोशन में वेस्टफुल मोशन को हटा दिया जाएगा तो उससे फैटीग कम होगा, एम्प्लॉइज कम थकेंगे और कम थकेंगे तो वो बेहतर काम कर पाएंगे, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये हम लोगों ने वर्क स्टडी में पढ़ा। डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम में हम लोगों ने ये पढ़ा कि इस टेक्निक में कि जो एम्प्लॉइज को दो कैटेगरीज में बांटा जाए, एफिशिएंट एम्प्लॉइज, इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज। जो एफिशिएंट एम्प्लॉइज हैं उनको अलग रेट से पेमेंट किया जाए ताकि वो मोटिवेटेड हो और बेहतर काम कर सकें। साथ ही साथ जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज हैं वो इस डिफरेंशियल वेज सिस्टम में उनको कम वेज दिया जाए, जिससे कि वो भी उनके अंदर भी एक ड्राइव है कि वो बेटर एफिशिएंसी दिखा करके वो रिवार्ड्स अवेल कर सकें जो रिवार्ड्स की दूसरों को मिल रहा है। तो ये डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम प्रोडक्टिविटी, इसको लागू करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसमें यह भी बात की गई कि पर यूनिट प्रोडक्शन जो होती है उसकी भी कॉस्ट फिक्स, यूनिट बनाने के लिए आपको क्या चार्जेस दिए जाएंगे, ये अगर फिक्स हो जाता है तो इन टोटलिटी प्रोडक्शन काफी बढ़ जाएगी और इससे ऑर्गेनाइजेशन को काफी लाभ होगा। और लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा मेंटल रिवोल्यूशन, जिसमें ये कहा गया ये वही एटीट्यूडनल चेंज से जुड़ी हुई बात है जो पहले प्रिंसिपल में, हार्मोनी वाले प्रिंसिपल में कहा गया था। यहाँ इस टेक्निक में ये बताया गया है कि दोनों वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों को ये टेक्निक फॉलो करना चाहिए, अप्रोच लेना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के साथ एक पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करें। इससे ये होगा कि किसी प्रकार की कोई सस्पेशन, कोई पूर्वाग्रह, इसकी संभावना, इसकी गुंजाइश खत्म हो जाएगी। आपसी विश्वास और सहयोग का वातावरण कायम होगा और इससे बेहतर काम हो पाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस चैप्टर को समराइज किया। मैं समझता हूं कि इस समराइजेशन से आपको काफी लाभ होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर पे पूरी तरीके से कमांड बना लें तो आपको भी इसी तरह से समरी बनानी चाहिए। आप भी एक इस तरीके से किसी पेपर पे इसको लिख लें और लिख करके इसको दोहराएं, जैसे मैं दोहरा रहा हूं आपके सामने। इससे आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा और सारी चीजें एक साथ आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। जब एक साथ आपके दिमाग में ये सारी चीजें बैठ जाएंगी तो डेफिनेटली आपको एग्जामिनेशन के टाइम में सिर्फ एक बार रिवाइज करने से ही तुरंत चीजें याद आ जाएंगी कि हाँ ये हमने पढ़ा था, ये तो याद आ गया। तो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर। आपको ये समरी पसंद आई होगी और हम लोग मिलते हैं अब इस चैप्टर के क्वेश्चंस और आंसर्स को डिस्कस करते हुए अगली वीडियो में। थैंक यू।